एक सुनसान शहर, सड़कें खाली, मकानों के दरवाजे खुले हुए, लेकिन अंदर कोई इंसान नहीं है। सब कुछ इतना व्यवस्थित लगता है जैसे लोग अभी अभी किसी काम से बाहर गए हैं और बस वो लौटते ही होंगे, लेकिन वे कभी नहीं लौटे। अब कल्पना कीजिए, आज से करीब 4500 साल पहले यही शहर पूरी तरह से जिंदा था। सीधी और चौड़ी सड़कें, पक्की ईंटों के दो दो मंजिल मकान, ढकी हुई नालियां और दूर दूर के देशों से आए व्यापारी। और फिर एक दिन सब कुछ अचानक थम गया। शहर खाली हो गए, गलियां सुनसान हो गई। ना कोई हमलावर आया, ना कोई ज्वालामुखी फटा और ना ही किसी महामारी के साफ निशान मिले। फिर भी दुनिया की सबसे विशाल और विकसित प्राचीन सभ्यताओं में से एक अचानक हवा में विलीन हो गई। सवाल यह नहीं कि हड़प्पा सभ्यता इतनी महान थी, असली सवाल यह है कि इतने शक्तिशाली और सारी सुविधा होने के बावजूद शहरों को लोगों ने अचानक छोड़ क्यों दिया। वो लोग आखिर कहाँ गए, और जो पुरातात्विक सबूत मिले हैं वे किस खौफनाक या कड़वे सच की तरफ इशारा करते हैं। आज के इस सफर में हम इन्हीं पहेलियों की परतें एक एक करके खोलेंगे और कहानी के अंत तक आपको समझ आ जाएगा कि इस हड़प्पा का अंत असल में कोई अंत था ही नहीं। यह बात है साल 1826 की। एक ब्रिटिश खोजकर्ता चार्ल्स मेनस पंजाब के साहिवाल इलाके से गुजर रहे थे। उनकी नज़र एक विशाल टीले पर पड़ी जहां चारों तरफ अजीब सा लग रहा था। पकी हुई प्राचीन ईंटें बिखरी थीं। स्थानीय लोग उन्हें आम खंडहर मानकर अपने घरों के लिए ईंटें उठाकर ले जा रहे थे। मेनस ने इसका जिक्र अपनी डायरी में किया, लेकिन उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर आया साल 1856। ब्रिटिश राज के दौरान लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाने का काम तेजी से चल रहा था। जॉन बर्टन और विलियम बर्टन नाम के दो इंजीनियरों को पटरियों के नीचे बिछाने के लिए सख्त गिट्टी और पत्थरों की जरूरत थी। पास के गांव वालों ने उन्हें उस पुराने टीले के बारे में बताया। उन्होंने बिना सोचे समझे हजारों पुरानी पकी हुई ईंटें उखाड़कर सैकड़ों किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के नीचे बिछवा दी। वे इस बात से पूरी तरह बेखबर थे कि वे जिन ईंटों को गिट्टी समझकर कुचल रहे थे वे कोई साधारण ईंटें नहीं थी। वे आज से 4000 साल से भी ज्यादा पुरानी थी और दक्षिण एशिया के सबसे प्राचीन महानगर का हिस्सा थी, और वो जगह थी हड़प्पा। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी वहां का दौरा किया और कुछ अनोखी मोहरें हासिल की। लेकिन असली तूफान आया 20वीं सदी के भारत में। साल 1921 में भारतीय पुरातत्ववेत्ता दयाराम साहनी ने हड़प्पा में पहली व्यवस्थित खुदाई शुरू की। जैसे जैसे मिट्टी की परतें हटी, एक पूरे शहर का नक्शा जमीन से बाहर आने लगा। और ठीक अगले ही साल 1922 में हड़प्पा से करीब 600 किलोमीटर दूर सिंध के लरकाना जिले में राखल दास बनर्जी एक बौद्ध स्तूप की खोज कर रहे थे। वहाँ भी उन्हें ठीक वैसे ही मोहरे और ईंटें मिली और उस जगह का नाम पड़ा मोहनजोदड़ो, जिसका सिंधी भाषा में मतलब होता है मुर्दों का टीला। जब तत्कालीन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल ने दोनों जगहों की चीज़ों का मिलान किया तो वे हैरान रह गए। पूरी दुनिया के सामने यह ऐलान किया गया कि भारत में एक ऐसी प्राचीन सभ्यता मौजूद थी जो उस दौर की मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बराबर थी, बल्कि कई मायनों में उनसे भी बहुत आगे थी। आज तक इस सभ्यता के 1500 से भी ज़्यादा ठिकाने खोजे जा चुके हैं। यह सभ्यता करीब 12 से 13 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल इलाके में फैली हुई थी। पश्चिम में बलूचिस्तान के तुतकांगोडोर से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक और उत्तर में अफगानिस्तान के सतुगई से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दयामाबाद तक
फैली हुई थी। लेकिन यह विशाल साम्राज्य आया कहाँ से? क्या यह अचानक पैदा हो गया था? इस महान सभ्यता की जड़ें हजारों साल पुरानी थी। अगर हम समय में और पीछे जाएं तो हम पहुंचते हैं आज के बलूचिस्तान में स्थित मेहरगढ़ में। आज से लगभग 9000 साल पहले यानी 7000 ईसा पूर्व में मेहरगढ़ के लोगों ने शिकार को छोड़कर एक जगह बसना और खेती करना शुरू किया। वे कच्चे मकान बनाते थे, गेहूं जो उगाते थे और मवेशी पालते थे। धीरे धीरे लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास ये छोटे छोटे गांव बड़े कस्बों में बदलने लगे। इसे हम प्रारंभिक हड़प्पा काल कहते हैं। यहाँ पर लोगों ने पक्की ईंटों का इस्तेमाल सीखा, तांबे और कांसे के औजार बनाए और बर्तन बनाने की कला में महारत हासिल की। फिर आया साल 2600 ईसा पूर्व का वह दौर जिसे परिपक्व हड़प्पा काल कहा जाता है। यह वह समय था जब छोटे कस्बों में एक ऐसा शहरीकरण का विस्फोट हुआ जिसने दुनिया को स्तब्ध कर दिया। अब जरा रुकिए और कल्पना कीजिए, आप आज से 4500 साल पहले मोहनजोदड़ो या हड़प्पा की मुख्य सड़क पर खड़े हैं। आपके सामने लगभग 10 मीटर चौड़ी बिल्कुल सीधी सड़क है। शहर ग्रिड पैटर्न पर बसा है। मुख्य सड़कें उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की ओर एक दूसरे को 90 डिग्री के समकोण पर काटती है। सड़कों के दोनों ओर 2 से 3 मंजिल मकान बने हैं जो आपकी पक्की हुई ईंटों के हैं। पूरी सभ्यता में ईंटों का आकार एक निश्चित अनुपात 4:2:1 में था। चाहे आप अफगानिस्तान के पास हो या गुजरात के तट पर, ईंटों का नाप एक जैसा था। इसका मतलब था कि उस जमाने में भी कोई न कोई केंद्रीय नियम या मान्य कीर्ति योजना जरूर लागू थी। हर घर के बीच में एक आंगन होता था, चारों तरफ कमरे बने थे। हर घर का अपना निजी कुआं, स्नानाघर और एक एडवांस टॉयलेट सिस्टम था। घर से निकलने वाला गंदा पानी बाहर ढली हुई नालियों में जाता था जो गली की मुख्य नाली से जुड़ती थी। मुख्य नालियां पक्की ईंटों से ढकी थी और जगह जगह मैन होल बनाए गए थे ताकि कचरा साफ किया जा सके। कुछ नालियां तो इतनी बड़ी थी कि एक इंसान सीधा खड़ा हो सकता था। जिस स्वच्छता और सीवरेज सिस्टम के लिए आज के आधुनिक शहर संघर्ष करते हैं, उसे हड़प्पा के लोगों ने 4500 साल पहले ही हासिल कर लिया था। मोहनजोदड़ो में मिला विशाल स्नानाघर यानी द ग्रेट बाथ इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना था। 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा। इसकी दीवारों और तल में प्राकृतिक डामर यानी कि बिटुमेन का लेप लगाया गया था ताकि पानी का रिसाव ना हो। चारों तरफ सीढ़ी और बदलने के लिए कमरे बने थे। लेकिन इस महान शहरी व्यवस्था को चलाने वाले 3 मुख्य स्तंभ क्या थे? वे 3 स्तंभ थे: पानी, अनाज और व्यापार। पहला स्तंभ था पानी, जो उन्हें सिंधु, घाघर हाकरा और उनकी सहायक नदी से मिलता था। दूसरा स्तंभ था अनाज। खुदाई में गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों और सबसे महत्वपूर्ण कपास के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा के लोग दुनिया के पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने कपास उगाना और उनसे कपड़ा बनाना सीख लिया था। यूनानी लेखकों ने बाद में इसे पेड़ों पर उगने वाली ऊन कहा था। अनाज को सुरक्षित रखने के लिए विशाल अन्न भंडार बनाए गए थे। और तीसरा सबसे मजबूत स्तंभ था व्यापार। हड़प्पा के लोग सिर्फ अपने में सीमित नहीं थे। गुजरात के लोथल में दुनिया का सबसे पहला मानव निर्मित डाक यार्ड यानी बंदरगाह मिलता है। यहाँ से इनके जहाज अरब सागर से होते हुए मेसोपोटामिया आने की आज का इराक तक जाते थे। मेसोपोटामिया के प्राचीन मिट्टी के अभिलेखों में एक समृद्ध व्यापारिक क्षेत्र का जिक्र बार बार आता है जिसे वे मेलुआ कहते थे। विद्वानों का मानना है कि यह मेलुआ कोई और नहीं, हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की थी। यहाँ से सूती कपड़े, हाथी के दांत के गहने, कीमती पत्थरों के मनके और लकड़ी भेजी जाती थी और बदले में अफगानिस्तान से लापिस लाजुली यानी की नीलमणि और इराक से चांदी और राजस्थान की खदानों से तांबा लाया जाता था। व्यापार में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उन्होंने पत्थरों के बाट बनाए थे
जो 1, 2, 4, 8, 16, 32 के बाइनरी अनुपात में बढ़ते थे। सोचिए 16 का यह पैमाना आधुनिक भारत के 1 रुपये में 16 आने तक की व्यवस्था में नजर आता रहा। हड़प्पा की मोहरें भी अपने आप में एक गहरा रहस्य है। सेलखड़ी पत्थर से बनी इन छोटी चौकोर मोहरों पर एक सिंह वाले रहस्यमय प्रणाली या बैल की तस्वीरें होती थीं और ऊपर कुछ अक्षर खुदे होते थे। आज यह उनका ट्रेडमार्क या आधिकारिक पहचान पत्र था, लेकिन यह इतिहासकार एक बहुत बड़ी दीवार से टकराते हैं। हड़प्पा की लिपि। अब तक करीब 4000 वस्तुओं पर लिखावट मिली है और लगभग 400 अलग अलग चिन्ह पहचाने गए हैं, लेकिन अफसोस आज तक दुनिया का कोई भी भाषाविद या वैज्ञानिक इस लिपि को पढ़ नहीं पाया है। समस्या यह है कि लिखावट बहुत छोटी है। ज़्यादातर मोहरों पर सिर्फ 4 या 5 अक्षर हैं। अगर कोई ऐसा अभिलेख मिल जाता जहां यही बात हड़प्पा लिपि के साथ साथ किसी जानी पहचानी भाषा में लिखी होती, जैसे मिस्र में रोस्टा स्टोन के साथ हुआ था, तो शायद हमें इसे पढ़ पाते। जिस दिन यह लिपि पढ़ी जाएगी उस दिन हमें पता चलेगा कि उनका धर्म असल में क्या था, उनके शासक कौन थे और सबसे बढ़कर उन्होंने अपने आखिरी दिनों के बारे में क्या लिखा था। क्योंकि हड़प्पा में ना तो मिस्र की तरह फिरौन के विशाल महल मिले, ना सोने चांदी से भरे राजाओं के मकबरे और ना ही युद्ध के बड़े चित्र या हथियारों के ढेर। ऐसा लगता है कि यहाँ कोई एक निरंकुश राजा नहीं था, बल्कि यह व्यापारियों या नागरिक परिषदों द्वारा शांतिपूर्वक चलाया जाने वाला समाज था। लेकिन फिर इस समृद्ध, शांत और तकनीक से लैस सभ्यता के साथ क्या हुआ? 1900 ईसा पूर्व के बाद ऐसा क्या बदला कि हजारों साल से फलता फूलता यह शहर ढहने लगा? शुरुआत में अंग्रेजों के जमाने में एक थ्योरी दी गई, आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत। मोहनजोदड़ो की ऊपरी सतह पर कुछ इंसानी कंकाल बिखरे मिले थे, जिसके आधार पर कहा गया कि बाहर से आए आर्यों ने इन शहरों पर हमला करके सब कुछ तबाह कर दिया। लेकिन आधुनिक विज्ञान और फॉरेंसिक अध्ययनों ने इस थ्योरी को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। वैज्ञानिकों ने पाया कि वे कंकाल एक ही समय के नहीं हैं, बल्कि अलग अलग शताब्दियों के हैं। पूरे सिंध क्षेत्र में ना तो कहीं बड़े पैमाने पर जलने के निशान मिले, न बड़े हथियारों का जमावड़ा और न ही किसी युद्ध की किलेबंदी उठने के सबूत। अगर कोई बाहरी हमलावर नहीं आया तो फिर आखिर कौन सा राक्षस इस सभ्यता को निगल गया? जवाब किसी इंसान के पास नहीं, बल्कि आसमान और जमीन की गहराइयों में छिपा था। पिछले 2 दशकों में पीलियो क्लाइमेटोलॉजी यानी कि प्राचीन जलवायु के अध्ययनों ने जो सच सामने रखा है और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वैज्ञानिकों ने जब समुद्र के तलछट या गुफाओं के चूना पत्थरों और प्राचीन झीलों की परतों की जांच की तो पता चला ठीक 1900 ईसा पूर्व के आसपास पूरी दुनिया में एक भयानक जलवायु परिवर्तन हुआ था। इसे वैज्ञानिक 4.2 किलो ईयर इवेंट कहते हैं। मानसून चक्र जो हजारों सालों से इस क्षेत्र को हरा भरा बनाए हुए था, अचानक कमजोर होने लगा। बारिशें कम होने लगी। इसका असर सिर्फ भारत पर ही नहीं पड़ा, उसी दौर में मिस्र में भयंकर अकाल पड़ा और मेसोपोटामिया का अक्काकादी साम्राज्य भी बिखर गया। हड़प्पा के शहरों का दिल उनकी नदियाँ थी। जब मानसून कमजोर हुआ तो नदियाँ सूखने लगी। सैटेलाइट तस्वीरें और भूविज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि पश्चिम उत्तर भारत और पाकिस्तान में एक विशाल नदी बहती थी, जिसे आज घाघर हकरा नदी तंत्र कहा जाता है। कई विद्वान इसे प्राचीन वैदिक साहित्य की विलुप्त सरस्वती नदी मानते हैं। भूकंपीय गतिविधियों और प्लेट टेक्टोनिक के कारण इस नदी को पानी देने वाली सहायक नदियों ने अपने रास्ते बदल लिए। सतलुज और यमुना जैसी नदियां दूसरे नदी तंत्र में जाकर मिल गई। नतीजा सरस्वती नदी धीरे धीरे सूखकर रेगिस्तान में बदल गई। अब जरा उस दौर के एक हड़प्पा निवासी के दृष्टिकोण से सोचिए। मानसून धोखा दे चुका है। जो नदी हर साल उपजाऊ मिट्टी लाती थी वह अब सूख रही है। कुओं का पानी नीचे जा रहा है, खेतों में फसलें जल रही है, अन्न भंडार खाली हो रहे हैं। जब पेट भरने के लिए अनाज नहीं होगा तो शहर में लाखों की आबादी कैसे रहेगी? नतीजा व्यापार ठप हो गया। मेसोपोटामिया के अभिलेख से मेलुआ का नाम गायब होने लगा। जब व्यापार बंद हुआ तो कारीगरों के पास
काम नहीं रहा। मोहरें बंद हो गई, नाप तोल के बाटों की ज़रूरत कम हो गई और सबसे दुखद बात, शहरी प्रशासन पूरी तरह ढह गया। पुरातात्विक खुदाई में आखिरी दौर की जो परतें मिली, वे इस परत की दर्दनाक कहानी खुद बयां करती है। शहरों के आखिरी दिनों में ईंटों की गुणवत्ता खराब होने लगी थी, नालियां जाम पड़ी थीं, सड़कों पर कचरा जमा हो रहा था और लोगों ने मुख्य सड़कों पर ही आड़े तिरछे कच्चे मकान बनाने शुरू कर दिए थे। यह एक ऐसी नगर पालिका का चित्र था जो पूरी तरह असहाय हो चुकी थी और फिर लोगों ने धीरे धीरे उन महान शहरों को हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है, वह लाखों लोग गए कहाँ? क्या वे सब मर गए? पुरातात्विक और वैज्ञानिक सच कहते हैं नहीं, वे मरे नहीं। 1900 ईसा पूर्व के बाद भले ही बड़े बड़े शहर खाली हो गए, लेकिन सिंधु क्षेत्र के पूर्व और दक्षिण में छोटी छोटी बस्तियों की संख्या अचानक बढ़ गई। लोग घुटों में बंटकर पूर्व की ओर बढ़े, गंगा और यमुना के उपजाऊ मैदानों की तरफ जाने लगे, जहां उस समय भी पानी मौजूद था। कुछ लोग दक्षिण की ओर गुजरात, काठियावाड़ और महाराष्ट्र के दयामाबाद की तरफ चले गए। वे अपने साथ अपने शहर नहीं ले जा सके, लेकिन अपनी तकनीक, अपना ज्ञान, अपनी संस्कृति और अपनी परंपराएं साथ ले गए। खेती की तकनीकें, बर्तन बनाने का हुनर, सूती कपड़े बनाना, स्वस्तिक का चिन्ह, पीपल के पेड़ की पूजा और पशुपति की अवधारणा, ये सब आगे की भारतीय संस्कृति में घुल मिल गए। इस बात की पुष्टि आधुनिक जेनेटिक्स यानी कि डीएनए अध्ययनों से भी पता चलता है। साल 2019 में हरियाणा के राखीगढ़ी में मिले 4500 साल पुराने हड़प्पा कालीन कंकाल के प्राचीन डीएनए का विश्लेषण किया गया। यह भारत के इतिहास की सबसे बड़ी जैविक खोजों में से एक थी। रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि हड़प्पा के लोगों का आनुवंशिक संबंध किसी बाहरी हमलावर से नहीं, बल्कि सीधा आज के दक्षिण एशियाई यानी भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों से ही है। इसका सीधा सा मतलब है, हड़प्पा के लोग कहीं बाहर से नहीं आए थे और न ही वे कहीं गायब हुए। वे हमारे पूर्वज थे। हड़प्पा सभ्यता का शहरी रूप भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उसकी आत्मा और उसकी निरंतरता आज भी हमारे रीति रिवाजों, हमारी संस्कृति और हमारे डीएनए में दौड़ रही है। 1856 में जब ब्रिटिश इंजीनियरों ने हड़प्पा की ईंटों को तोड़कर रेलवे पटरियों में बिछवाया, तो उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे दुनिया के सबसे शानदार इतिहास के पन्नों को कुचल रहे थे। आज उस घटना के लगभग 170 साल बाद भी जब हरियाणा के राखीगढ़ी या गुजरात के धोलावीरा में खुदाई होती है, तो मिट्टी के एक नया सच बाहर आता है। हड़प्पा की कहानी सिर्फ एक प्राचीन इतिहास नहीं है, यह आज के 21वीं सदी के इंसान के लिए बहुत बड़ी चेतावनी भी है। हड़प्पा के लोगों के पास बेहतरीन टाउन प्लानिंग थी, शानदार इंजीनियरिंग थी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था और अपार समृद्धि थी। लेकिन जब प्राकृतिक ने अपना संतुलन बदला, जब जलवायु में बदलाव आया और नदियां सूखी, तो कोई भी तकनीक, कोई भी धन दौलत और कोई भी शहर उन्हें बचा नहीं सका। आज जब हम फिर से ग्लोबल वार्मिंग, जल संकट और सूखती नदियों के मुहाने पर खड़े हैं, तो हड़प्पा के वे सुनसान खंडर हमसे चिल्ला चिल्ला कर कुछ कह रहे हैं। वे हमें याद दिला रहे हैं कि प्राकृतिक से बड़ा कोई साम्राज्य नहीं होता। हड़प्पा के शहर खाली हो चुके हैं, लेकिन उनकी कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। शायद आने वाले सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम उस रहस्यमय लिपि को पढ़ने में कामयाब हो जाएं। शायद जमीन के नीचे देवी कोई ऐसी मुहर मिल जाए जो उनके अंतिम संदेश को दुनिया के सामने ले आए, और उस दिन हमें साफ साफ सुनाई देगा कि जब वे लोग अपने प्यारे शहर को आखिरी बार छोड़कर जा रहे थे, तो उन्हें एक दूसरे से क्या कहा था। तब तक के लिए मिट्टी में दबी हुई पकी हुई ईंटें और वे सुनसान गलियां ही उनकी आवाज़ है, और हमारा काम है उस आवाज़ को ध्यान से सुनना। दोस्तों, आप सभी को यह वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और फिर मिलता हूँ आपको ऐसे ही दमदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।